तो जब आपका सिस्टम जो है ए स्टेट से बी स्टेट में जाएगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों आपके जो चेंज करेंगे। तो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के बीच में यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो उसको हम पीवी डायग्राम यहाँ पे बोलेंगे। और इस केस में जो वर्क डन होगा टोटल वर्क डन होगा, क्योंकि स्मॉल वर्क डन हमारे पास होगा डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि डी वी डिस्टेंस या डी वी वॉल्यूम अगर आपका चेंज होगा तो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा, जो कि मैंने पहले भी बात की है। तो इसलिए टोटल वर्क डन आपका ए टू टी डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास होगा, क्योंकि सिस्टम आपका ए स्टेट से बी स्टेट में जा रहा है। तो ए स्टेट का मतलब है इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम, बी स्टेट का मतलब है फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम। तो डेल्टा डब्ल्यू पी इंटू डी वी के बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ पे डी वी हमारे पास आया कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो उस केस में जो हमारे पास लिमिट आएगी वो इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आएगा V1 टू V2। तो V1 हमारे पास जो कम है, लेकिन V2 जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंशन के बाद आया हुआ है। तो इस इंटीग्रल को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ V1 टू V2 P इंटू डी वी। तो ये हमारे पास जो टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम आ गया जब आपका सिस्टम ए स्टेट से बी स्टेट में गया, तो इतना वर्क डन हमारे पास आएगा। लेकिन ये वर्क डन आपका जो होता है ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके हम जो है 4 डिफरेंट केस यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला केस है कि अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, जो आपने कंटेनर के अंदर गैस रखी हुई है या सिलेंडर के अंदर जो गैस रखी हुई है, अगर हम उसका प्रेशर जो है कांस्टेंट रखते हैं, तो प्रेशर को हम कांस्टेंट किस तरह से रख सकते हैं। जैसे कि गैस है, गैस को आप कंप्रेस करते हैं, अगर उसका आपने प्रेशर जो है कांस्टेंट रखना है, तो नेचुरली हमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपके सिलेंडर पे भी एक तरह से फोर्स लगाएंगे, तो गैस भी आपकी हीट होगी। तो अगर हम उस गैस की हीट को बाहर निकाल देते हैं तो हम वो बोल सकते हैं कि टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं, और प्रेशर को अगर हमने कांस्टेंट रखना है तो उसकी जो दूसरी साइड है पिस्टन की, वो भी हमें मूवेबल रखनी पड़ेगी, ताकि वो पिस्टन मूव होए और आगे वाली साइड भी मूव हो, तो इक्वल प्रेशर आपका बना रहेगा। तो वो हम किस तरह से करते हैं उसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, प्रेशर को हम कैसे कांस्टेंट रखते हैं पिस्टन के केस में। लेकिन पहले हम ये केस लेते हैं कि जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो जो इक्वेशन है हमारे पास वो 4.7.1, इसमें P अगर आपका कांस्टेंट हो जाता है तो कांस्टेंट जो है इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट को हम जो है इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं। तो जब ये इंटीग्रल से बाहर आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है टोटल वर्क डन बचेगा P इंटू इंटीग्रल ऑफ V1 टू V2 dV। तो जब हम dV V1 टू V2 इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो V2 माइनस V1 हमारे पास होगा। तो इस केस में जो टोटल वर्क डन आपका आएगा वो प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिफरेंस, जो आपका फाइनल वॉल्यूम है माइनस इनिशियल वॉल्यूम है। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर दैट इज कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो इसको हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो आपने ग्राफ बनाया हुआ है जिसको क्या इंडिकेटर डायग्राम यहाँ पे बोलेंगे। तो इंडिकेटर डायग्राम में प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा, तो मान लो इनिशियल प्रेशर आपका कुछ वैल्यू है उसकी, जहाँ पे आपने इसको रखा हुआ है प्रेशर को, तो प्रेशर की एक ही वैल्यू हमारे पास रहेगी। तो इसलिए अगर हम प्रेशर वाली साइड में कोई पॉइंट लेते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनेगी। लेकिन जो वॉल्यूम है वो आपका चेंज होगा, पहले आपका वॉल्यूम V1 होगा, लेकिन जब गैस एक्सपेंड होगी तो एक्सपेंड होके उसका वॉल्यूम V2 बन जाएगा। तो जब वॉल्यूम V1 से V2 आपका एक्सपेंड हो रहा है तो प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा,
तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, प्रेशर की कुछ वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है, तो इसलिए जो ए स्टेट है हमारे पास, उसमें P1 और V1 होते हैं। तो P1 और P2 तो एक ही चीज़ होगी क्योंकि प्रेशर हमारे पास जो कांस्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे हमने P ही लिखा। तो इनिशियल स्टेट में भी प्रेशर हमारे पास P है और फाइनल स्टेट में भी प्रेशर हमारा P है। तो इसलिए अगर हम इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को मिलाते हैं आपस में तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनेगी, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेट में हमारे पास जो प्रेशर की सेम वैल्यू रहेगी, मतलब प्रेशर हमारे पास जो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो वॉल्यूम है वो पहले कम होगा सिलेंडर का, गैस एक्सपेंड होगी तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए फाइनल स्टेट बी का वॉल्यूम हमारे पास जो ज़्यादा बनेगा और इनिशियल स्टेट ए का वॉल्यूम हमारे पास जो कम होगा। तो इसलिए जो वॉल्यूम चेंज आपका यहाँ पे होगा वो होगा फाइनल स्टेट का वॉल्यूम V2 माइनस इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम V1। तो इसलिए ये डायग्राम हमारा जो इस तरह से यहाँ पे बनेगी। और अगर हम इस डायग्राम को यहाँ पे देखते हैं, हम क्या करते हैं कि ए पॉइंट से एक डॉटेड लाइन जो है बिल्कुल जो प्रेशर एक्सिस है उसके पैरेलल ए पॉइंट से नीचे को एक डॉटेड लाइन लगाते हैं और बी पॉइंट से भी हम एक डॉटेड लाइन जो है नीचे को सीधे लगाते हैं यहाँ पे। तो अगर हम ये इसको देखें तो हमारे पास एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनती है और इस रेक्टेंगल का अगर हमने एरिया निकालना है तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर हम इसकी लेंथ मान लो यहाँ से लेकर के, जो कि हमारे पास ए पॉइंट से लेकर के डी पॉइंट तक लेते हैं, तो ए से डी तक इसकी लेंथ बन जाती है और डी से सी तक इसकी ब्रेड्थ बन जाती है। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो इसलिए इसका एरिया जो है P इंटू V2 माइनस V1 आएगा, क्योंकि D और C के बीच का डिस्टेंस V2 माइनस V1 है। तो इसलिए इस रेक्टेंगल का एरिया P इंटू V2 माइनस V1 यहाँ पे आएगा। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि P इंटू V2 माइनस V1 जो है टोटल वर्क डन होता है। तो टोटल वर्क डन P इंटू V2 माइनस V1 होता है और इस रेक्टेंगल का एरिया भी हमारे पास वही है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारे पास एक कर्व बनता है ए से बी तक, और वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन कर्व होता है और उस कर्व के नीचे का एरिया हम देखते हैं। तो उस कर्व के नीचे का एरिया आपका P इंटू V2 माइनस V1 होता है। तो इसलिए हम सिंपल वे में क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल वर्क डन होता है वो एरिया अंडर दी कर्व होता है। तो जब प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं तो टोटल वर्क डन आपका इक्वल टू होता है एरिया अंडर दी कर्व। तो इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए जो हमारे पास कर्व बनता है उस कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वो टोटल वर्क डन के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ डिस्क्राइब की हुई है कि रेक्टेंगल हमारे पास ए बी सी डी बनती है और एरिया इसका जो है ए डी मल्टीप्लाई बाई ए बी बनेगा, जो कि P इंटू V2 माइनस V1 होता है, जो कि वर्क टोटल वर्क डन हमारे पास होता है। तो इसलिए एरिया अंडर दी कर्व आपका जो है वर्क डन के बराबर होता है। तो ये था पहला केस जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट माना। अब इसका दूसरा केस है कि जब हम प्रेशर को वेरिएबल लेते हैं, जो वेरिएबल होता है वो चेंज होता है। मतलब कि आप इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी में जाते हैं तो आपके पास प्रेशर भी चेंज होता है और वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो प्रेशर इनिशियल स्टेट में आपका मान लो P1 है और फाइनल स्टेट में आपका P2 है। वॉल्यूम इनिशियल स्टेट में V1 है और वॉल्यूम फाइनल स्टेट में V2 है। तो इसलिए जो ए बी कर्व हमारे पास बनेगा उसमें ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो P1 V1 होंगे और जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो P2 V2 होंगे। तो जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो आपका इस तरह से यहाँ पे बनेगा। तो ये ग्राफ हमारे पास जो किस तरह से बना, गैस की एक्सपेंशन होगी। ये जो कर्व है हमारे पास ये गैस एक्सपेंशन का है कि आपका जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ गया। तो जब
आप इनिशियल स्टेट में होंगे तो इनिशियल स्टेट में जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर आपका नीचे प्रेस होगा, तो उस केस में प्रेशर ज़्यादा होगा और वॉल्यूम कम होगा। तो इसलिए ए पॉइंट पे अगर हम P1 V1 लिखते हैं तो यहाँ पे P1 की वैल्यू काफ़ी ऊपर है, तो मतलब प्रेशर ज़्यादा है, और जो V1 है वो आपका यहाँ पे है, जो कि D पॉइंट हमने लिया हुआ है, तो वॉल्यूम कम है, तो V1 कम है और P1 ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे गैस आपकी एक्सपेंड होगी तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब पिस्टन ऊपर को जाएगा तो वॉल्यूम उस केस में बढ़ेगा, तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा लेकिन प्रेशर आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि जो गैस है वो आपने कंप्रेस की हुई है और उसका पिस्टन जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उस केस में प्रेशर गैस का कम होगा, मतलब आपने पिस्टन को छोड़ दिया तो गैस एक्सपेंड होगी तो प्रेशर गैस का कम होगा, तो इसलिए प्रेशर आपका जो है कम होता जाएगा लेकिन वॉल्यूम जो है बढ़ता जाएगा। तो जैसे पिस्टन आपका नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो प्रेशर गैस का कम होगा लेकिन वॉल्यूम गैस का बढ़ेगा। तो यहाँ पे इस कर्व को हम देख रहे हैं कि आपका डिक्रीज हो रहा है कर्व ए से बी की तरफ, तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रेशर आपका कम हो रहा है, जो कि इस प्रेशर वाली लाइन से आप देख सकते हैं प्रेशर कम हो रहा है, नीचे कोई लाइन आ रही है, लेकिन वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है। तो इसलिए बी पॉइंट पे प्रेशर आपका P2 होगा और वॉल्यूम V2 होगा, और ए पॉइंट पे प्रेशर आपका P1 होगा और वॉल्यूम V1 होगा। तो अगर हम इस कर्व को लेते हैं और इस ए और बी कर्व के बीच में हम दो पॉइंट ले लेते हैं ई और एफ, तो ये पॉइंट हम इतने नज़दीक लेंगे कि ये आपको एक रेक्टेंगल ही लगे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। यहाँ पे देखें अगर हम, तो हमें रेक्टेंगल नहीं लग रही है, तो हम इसको इतना छोटा ले सकते हैं कि आपको ये रेक्टेंगल ही लगे। तो ई और एफ के बीच में सेपरेशन इतनी कम होनी चाहिए कि आपको एक रेक्टेंगल ही लगे यहाँ पे। तो जब ये रेक्टेंगल एक लगेगी तो उस केस में हमने अभी पीछे पढ़ा कि एरिया होगा वो आपका P इंटू V2 माइनस V1 होगा, मतलब आप एक छोटी सी रेक्टेंगल लेंगे, जैसे पिछले केस में हमारे पास एक रेक्टेंगल बनी थी ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और बी के बीच में हमारे पास एक रेक्टेंगल बनती है, तो रेक्टेंगल अगर बनी तो इस रेक्टेंगल का एरिया जितना होगा वो आपका वर्क डन होगा। तो यहाँ भी हम सेम केस लेंगे, अगर हम छोटी सी रेक्टेंगल यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो इस रेक्टेंगल का जितना एरिया होगा वो हमारे पास ई और एफ में के बीच में जब पिस्टन मूवमेंट होगी, या मतलब सिस्टम आपका ई स्टेट से एफ स्टेट में जाएगा तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगी, और इस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा वो आपका वर्क डन होगा इन मूविंग फ्रॉम ई टू एफ। तो ई से एफ स्टेट को जब मूव करेंगे तो वर्क डन हमारे पास जो है इस रेक्टेंगल, छोटी सी रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। तो ऐसी अगर हम बहुत सारी रेक्टेंगल यहाँ पे ले लें, छोटी छोटी रेक्टेंगल ले लें, तो एफ से आगे भी आप थोड़ा सा आगे एक पॉइंट लें, वहाँ भी एक रेक्टेंगल बनाएं, तो उसका भी उस केस में भी जो एफ से आगे को वर्क डन होगा वो उस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे जनरलाइज करके कि अगर हम ए से बी की तरफ मूव करेंगे तो वर्क डन हमारे पास जो है सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल दी रेक्टेंगल होगा। तो ये तो एक ही रेक्टेंगल है, अगर हम इस स्पेस को बहुत सारी छोटी छोटी रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे तो इस का जो टोटल एरिया ए और बी के अंडर बनेगा वो बहुत सारी रेक्टेंगल का एरिया का सम बनेगा, और वो हमारे पास जो टोटल वर्क डन के बराबर होगा। क्योंकि जो पिछला है वो हमारे पास सिंगल केस है कि ए और बी के बीच में हमारे पास एक ही रेक्टेंगल बन रही है, तो इसलिए जो टोटल वर्क डन होगा वो उसका जितना एरिया होगा रेक्टेंगल का वो हमारे पास टोटल वर्क डन होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्लोप है, वो जो कर्व है वो आपका थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से है, तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल पूरे की नहीं बना सकते, ए और बी की एक ही रेक्टेंगल नहीं बना सकते, क्योंकि ये साइड ही इसकी नहीं बनेगी रेक्टेंगल की। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो कर्व है इसको छोटी छोटी रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे,
तो छोटी छोटी रेक्टेंगल जब आपकी बनेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रेक्टेंगल ही है। जैसे थोड़ा सा पोर्शन आप बी से इधर को लेते हैं तो वो हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगी, उसका एरिया रेक्टेंगल का उतने पोर्शन में जाने जब आप जाएंगे तो उतना वर्क डन हम यहाँ पे करेंगे। मतलब ई से एफ, सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि जैसे ही आप ई से एफ आए तो ई से एफ जाने में जो वर्क डन होगा वो आपका इस ई एफ जी एच जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसके एरिया के बराबर होगा। तो इसलिए टोटल वर्क डन ए और बी के बीच में, ए से बी की स्टेट को हम जाते हैं तो टोटल वर्क डन इसके एरिया के बराबर होगा, जो कि ए और बी के नीचे का स्पेस है। तो ए और बी के नीचे का कर्व है, ए और बी कर्व है, उसके नीचे का जो एरिया है उसके बराबर हमारे पास जो टोटल वर्क डन होगा। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ए बी। ए बी हमारे पास जो है कर्व है, तो इस कर्व के नीचे जो हमारे पास एरिया है उसके बराबर ही आपका टोटल वर्क डन होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू जो है पी इंटू डी वी इक्वल टू एरिया ऑफ द स्ट्रिप ई एफ जी एच के बराबर होगा। तो एक छोटी सी रेक्टेंगल हमने ली तो इसका हमने एरिया निकाला। इस तरह से ए और बी के बीच के स्पेस को हम बहुत सारे रेक्टेंगल में डिवाइड कर देते हैं और उन सभी के एरिया को हम ऐड करते हैं। तो जो टोटल एरिया बनेगा ए और बी के नीचे वो आपके पास जो टोटल वर्क डन के बराबर होगा। तो इसलिए एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट टोटल वर्क डन। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये दूसरा केस था कि एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। फिर तीसरा केस है हमारे पास कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं तो क्या होगा। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम स्टेट ए टू बी हमारे पास होता है वो इंटीग्रल ऑफ ए टू बी पी इंटू डी बी होता है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, तो डी बी वो हमारे पास जीरो होगा, क्योंकि डी बी का मतलब क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं होगा तो हम डी बी को जीरो लेंगे। तो डी बी हमने जीरो लिया तो उस केस में वर्क डन भी आपका जीरो होगा। मतलब हम अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो उस केस में वर्क डन जीरो होगा। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करने का मतलब है कि जो पिस्टन आपने यहाँ पे लिया हुआ है इसका जो पिस्टन है इसको हम फिक्स कर देते हैं। ना पिस्टन ऊपर को मूव होगा ना पिस्टन नीचे को मूव होगा। तो इस केस में जब आपका पिस्टन ही मूव नहीं होगा नेचुरली डी एक्स भी जीरो होगा। तो डी एक्स जीरो होगा तो ए इंटू डी एक्स वो भी जीरो होगा। तो ए इंटू डी एक्स हम डी वी को बोलते हैं तो वो भी जीरो होगा। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो हमारे पास जीरो होगा। जब आपका सिस्टम ही मूव नहीं हुआ, पिस्टन ही मूव नहीं हुआ तो वर्क डन उस केस में जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जरूरी है हमारे पास। अगर हमें वर्क डन देखना है तो पिस्टन की मूवमेंट नहीं हुई तो वर्क डन इस केस में हमारे पास जो जीरो होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस। तो जो चौथा केस है वो है साइक्लिक प्रोसेस का। साइक्लिक प्रोसेस के बारे में मैंने पहले बात की है कि अगर हम किसी सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ले जाते हैं और फाइनल स्टेट से दोबारा से इनिशियल स्टेट में लाते हैं तो अगेन हम उसी स्टेट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे पहले आपका प्रेशर P1 V1 था। मतलब कि प्रेशर की वैल्यू P1 थी और वॉल्यूम की वैल्यू V1 थी। तो दोबारा से हम उसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि प्रेशर की वैल्यू भी P1 होती है और वॉल्यूम की वैल्यू भी V1 होती है। तो साइक्लिक प्रोसेस में हम ए स्टेट से बी स्टेट में जाते हैं। ए स्टेट में P1 V1 वेरिएबल होते हैं और बी स्टेट में P2 V2 वेरिएबल हमारे पास होते हैं। तो इनिशियल स्टेट से हम फाइनल पाथ में जाते हैं और फाइनल पाथ से हम इनिशियल स्टेट में आते हैं, लेकिन पाथ डिफरेंट हो सकता है। तो पाथ हम कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन पहुंचते हम दोबारा से आके इनिशियल स्टेट में। तो इस तरह का जो प्रोसेस हम करवाते हैं उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। साइकिल हमारे पास होता है एक कंप्लीट
सर्कल या एक कंप्लीट कर्व। तो किसी कर्व में हम शुरू से चले और दोबारा से हम उसी कर्व के उसी पॉइंट में हम पहुंच गए जहाँ से चले थे। तो इस तरह का जब हम कोई प्रोसेस करवाते हैं तो उसको हम साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने सिलेंडर में गैस डाली हुई है और पिस्टन दिया हुआ है। तो या तो वो गैस उस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेगी, मतलब गैस का एक्सपेंशन होगा, या तो पिस्टन नीचे की तरफ हम प्रेस करेंगे, मतलब कि गैस को हम कंप्रेस करेंगे, गैस का कंप्रेशन होगा। तो मान लो हमारे पास पिस्टन जो है वो आपका एक्सपेंड हो रहा है। हमें पहले मान लेते हैं कि पिस्टन आपका एक्सपेंड हो रहा है, सॉरी गैस जो है एक्सपेंड हो रही है, पिस्टन ऊपर को जा रहा है। तो इस केस में जो वॉल्यूम होगा वो आपका इंक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर जो है डिक्रीज होगा। तो अगर इनिशियल स्टेट में हमारे पास प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है, तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है और वॉल्यूम यहाँ पे कम है। तो ये वॉल्यूम एक्सिस है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम कम है इनिशियल स्टेट में, लेकिन प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन जब गैस एक्सपेंड होगी तो सिलेंडर में जो वॉल्यूम है वो आपका बढ़ेगा और फिर जाके वॉल्यूम आपका मैक्सिमम हो जाएगा और प्रेशर आपका कम हो जाएगा। तो P2 इज लेस देन P1। यहाँ पे P1 ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे P2 कम है। तो एक्सपेंस, जब गैस एक्सपेंड होती है तो प्रेशर एक तरह से हमारे पास रिलीज होता है, तो प्रेशर घटता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है, क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है, पिस्टन ऊपर को जाएगा तो पिस्टन से नीचे वाला स्पेस जो है बढ़ेगा। तो इस तरह से अगर हम ACV पाथ के थ्रू जाते हैं, AC पाथ के थ्रू जाने का मतलब है कि इस पाथ के थ्रू हम P1 V1 की वैल्यू देखेंगे तो हर एक पॉइंट पे वो डिफरेंट होगी। तो ACV पाथ के थ्रू हम पहले एक्सपेंशन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि बी पॉइंट पे जाके हम फिर कंप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कंप्रेशन में हमारा जो पाथ रहेगा वो हमारे पास बी डी ए रहेगा। तो इसमें जो वेरिएबल होंगे प्रेशर और वॉल्यूम, उनकी वैल्यू हमारे पास जो हर एक स्टेज पे डिफरेंट होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें सी पॉइंट और डी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे अगर आप देखें तो प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन डी पॉइंट पे हमारे पास जो प्रेशर कम है। तो डी के बिल्कुल ऊपर आप देखेंगे तो वॉल्यूम तो सेम है, मतलब पिस्टन तो आपका सेम जगह पहुंचेगा, लेकिन जो प्रेशर होगा वो हमारे पास जो अलग अलग होगा। तो इसलिए हम बहुत सारे पाथ जो है बीच में चूज कर सकते हैं इस तरह के। ये तो साइक्लिक प्रोसेस को शो करने के लिए हमने दो ही पाथ लिए हुए हैं कि हम पहले पॉइंट से दूसरे पे जाते हैं और दूसरे से दोबारा शुरू वाले पॉइंट में यहाँ पे पहुँचते हैं। तो हम P1 V1 से गए P2 V2 पे। तो ए और बी स्टेट है, जस्ट हम स्टेट बता रहे हैं कि एक ऐसी स्टेट है जब प्रेशर गैस का P1 था और वॉल्यूम V1 था, और एक दूसरी स्टेट हुई हमारे पास एक्सपेंशन से कि प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 हमारे पास है। फिर दोबारा से हम बैक ए से यहाँ पे पहुँचते हैं। तो अगर हम ACB पाथ से जाते हैं, तो ACB पाथ से जाते हैं तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो ACB के नीचे का जो एरिया होगा उसके बराबर होगा। ये अभी हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा कि वर्क डन ड्यूरिंग ए प्रोसेस इन गोइंग फ्रॉम ACB इज इक्वल टू एरिया अंडर ACB। तो अगर हम AC से B को जाते हैं तो इस केस में वर्क डन आपका ACB के नीचे का जो एरिया है उसके बराबर होगा। और वो एरिया कितना होगा? वो एरिया होगा ACBEFA। तो इस कर्व के नीचे का एरिया ACBEFA, जितना एरिया होगा इसका, वो आपका जो है वर्क डन के बराबर होगा, मतलब कि जब आपकी गैस जो है एक्सपैंड होगी। लेकिन हम क्या करेंगे कि दोबारा से इनिशियल स्टेट में आएंगे, लेकिन हम आएंगे थ्रू द पाथ BDA। तो बी में हम पहुंच गए, तो बी से हमने ए पॉइंट पे आना है, लेकिन हम पाथ चूज करते हैं BDA। तो इस केस में जो वर्क डन हमारे पास होगा वो होगा एरिया अंडर दी कर्व BDA।
तो बी डी ए के नीचे का जो हमारे पास एरिया है वो हमारे पास जो वर्क डन के बराबर होगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, वर्क डन आपका कितना हुआ, जाने में जितना वर्क डन हुआ प्लस आने में जितना वर्क डन हुआ। तो जब हम जाएंगे तो एक्सपेंशन हमारे पास होगा, मतलब कि गैस सिस्टम के ऊपर काम करेगी, पिस्टन के ऊपर काम करेगी। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हम जो है पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन हमने लिखा हुआ है वो प्लस एरिया ऑफ ए सी बी ई एफ ए लिखा हुआ है। लेकिन जब हम बी डी ए से वापस आएंगे तो इस केस में गैस का कंप्रेशन होगा, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। बी से आप डी पे आते हैं तो मतलब आपका वॉल्यूम कम होता है, और डी से हम ए पे पहुंचते हैं तो और वॉल्यूम कम होता है। तो इसलिए वॉल्यूम आपका कम होगा जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे। तो जब गैस कंप्रेस हुई तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन प्रेशर गैस का बढ़ेगा, क्योंकि पिस्टन नीचे को आप दबाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम हमारे पास जो कम होगा है। तो इस केस में वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन हमारे पास कितना होगा, जितना कंप्रेशन वाला जो कर्व है बी डी ए, इसका इसके नीचे का एरिया होगा वो हमारे पास जो वर्क डन होगा। लेकिन इस केस में हम जो है सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हम जो है नेगेटिव लेते हैं। तो इसलिए एरिया अंडर द कर्व बी डी ए, जो हमारे पास बी डी ए के नीचे का एरिया है वो हमारे पास जो नेगेटिव हम लेंगे, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हम जो नेगेटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो इसलिए हमारे पास जो W2 होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एरिया बी डी ए एफ ई बी। तो इसलिए टोटल वर्क डन अगर हम कहें पूरे साइक्लिक पाथ में, आप ऊपर वाले कर्व से बी को गए और नीचे वाले कर्व से आप ए को वापस आए, तो इसलिए वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए सी बी और वर्क डन इन गोइंग बैक फ्रॉम द पाथ बी डी ए, हमारे पास जो टोटल वर्क डन होगा, मतलब कि वर्क डन जितना ए से बी की तरफ आप जाएंगे जितना वर्क डन होगा, और बी से आप ए की तरफ जाएंगे जितना वर्क डन होगा। इसलिए टोटल वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइक्लिक प्रोसेस विल बी सम ऑफ बोथ द वर्क डन इन ड्यूरिंग बोथ द पाथ, मतलब कि ए सी बी पाथ में जितना आपका वर्क डन होगा प्लस बी डी ए में जितना आपका वर्क डन होगा, इन दोनों वर्क डन का सम हमारे पास जो टोटल वर्क डन के बराबर होगा ड्यूरिंग दिस साइक्लिक प्रोसेस। तो इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क डन इन दोनों पाथ के वर्क डन के बराबर होगा। तो इसलिए हम दोनों वर्क डन W1 और W2 को यहाँ पे ऐड करेंगे और हम बोलेंगे कि वो टोटल वर्क डन हमारे पास होगा। तो इसलिए W विल इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड दैट विल इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी ई एफ ए, जो कि हमारे पास पहले पाथ मतलब जाने वाले पाथ का वर्क केस में वर्क डन है, और माइनस एरिया ऑफ बी डी ए एफ सी बी, जो कि हमारे पास वापसी के केस में हमारे पास जो वर्क डन है। तो वापसी वाले में नेगेटिव साइन है, तो इसलिए अगर हम डायग्राम को देखें तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपकी ए सी बी ई एफ ए है, ये हमारे पास जब आप ए से बी की तरफ गए तो वो वर्क डन हुआ, और जब आप बी डी ए के नीचे का एरिया है जब आप वापस आए तो हमारे पास वर्क डन हुआ, और दोनों का डिफरेंस हम लें, मतलब डिफरेंस हमने लिया ए सी बी ई एफ ए का माइनस बी डी ए एफ ई बी इसका। तो इन दोनों एरिया का डिफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे, तो ऊपर वाला कर्व का जो नीचे का जो एरिया है और जो नीचे वाले कर्व का जो नीचे का एरिया है, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लें तो हमारे पास एरिया बचता है सिर्फ इस लूप का या इस साइकिल का, जो कि हमारे पास ए सी बी डी ए है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जो है इस साइकिल की टोटल एरिया के बराबर होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जो है साइकिल के एरिया के बराबर होता है, जो कि ऊपर वाले कर्व के नीचे के एरिया का डिफरेंस माइनस नीचे वाले कर्व के एरिया का डिफरेंस हमारे पास होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि वर्क डन इज इक्वल टू ए सी बी डी ए। तो ए सी बी डी ए हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल है,
और साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन इस साइकिल के एरिया के बराबर हमारे पास होता है। तो वो हमने इस तरह से यहाँ पे इसको प्रूव किया।